हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी। हिंदी में हम आज व्याकरण शुरू करेंगे। इससे पहले हमने माँ कहे एक कहानी और 3 बुद्धिमान चैप्टर पढ़े। तो आज की क्लास में हम शुरू कर रहे हैं हिंदी व्याकरण, जिसमें भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ेंगे। भाषा क्या है, व्याकरण क्या है और लिपि क्या है। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। चलिए, तो भाषा क्या है और भाषा का निर्माण कैसे हुआ। तो भाषा शब्द संस्कृत भाषा की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। भाषा का अर्थ होता है बोलना। और भाषा एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने विचारों और अपने भावों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों के विचारों और भावों को हम ग्रहण कर सकते हैं। ये है भाषा का काम। तो भाषा उसे कहते हैं जिसके द्वारा हम अपने विचारों और भावों को व्यक्त करते हैं और दूसरों के विचारों और भावों को हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है। मुख से जो उच्चारित ध्वनियों का एक निश्चित क्रम होता है, तभी वह भिन्न भिन्न शब्दों का निर्माण कर पाती है और विचारों के आदान प्रदान में सक्षम है। इस प्रकार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों एवं विचारों को बोलकर, या तो वो बोलकर प्रकट करेगा या फिर वो लिख कर प्रकट करेगा, और दूसरों के विचारों को या तो वो पढ़ेगा या फिर सुनेगा, उसको ग्रहण करेगा। ये भाषा कहलाती है। तो यदि भाषा न होती तो हम अपने विचारों को व्यक्त न कर पाते, और जो सब आप देख रहे हो बोर्ड में और जो आप सुन रहे हो वो भी आप सुन नहीं पाते, क्योंकि हमारे पास भाषा न होती तो हम अपनी बात आप तक नहीं पहुंचा पाते और आप हमारी बात हम तक नहीं पहुंचा पाते। तो ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ये भी तो एक भाषा है। हिंदी भाषा आप पढ़ रहे हैं तो ये भी आपकी एक भाषा है। इसलिए भाषा के यहाँ पर 2 रूप हैं मुख्य रूप से। एक सांकेतिक भाषा भी होती है, लेकिन उसका प्रयोग यहाँ हिंदी में नहीं किया जाता है। ठीक है। आधिकारिक रूप से आप सांकेतिक भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है। वो अलग बात है कि जो सुन नहीं पाते हैं उनके लिए अलग भाषा, सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ हमारे हिंदी के भाषा के जो रूप हैं, 2 रूप हैं, मौखिक अथवा कथित और लिखित रूप। तो हिंदी भाषा का जो मौखिक या कथित रूप है, जिसको आप स्पोकन लैंग्वेज भी कहते हैं, भाषा के जिस रूप से मन के भावों एवं विचारों का आदान प्रदान बोलकर और सुनकर किया जाता है। जब हम अपने मन के विचारों और भावों को आदान प्रदान का मतलब एक दूसरे के साथ है ना, बोलकर और सुनकर। जब हम बोलेंगे तो दूसरा सुनेगा, जब दूसरा बोलेगा तो हम सुनेंगे। तो बोलकर और सुनकर किया जाता है, उसे मौखिक भाषा अथवा कथित भाषा कहा जाता है। जैसे आप देखिए, शिक्षक का पढ़ाना, जब शिक्षक पढ़ाता है तो वो मौखिक भाषा का प्रयोग करता है। जब आप पढ़ रहे होते हैं, परस्पर वार्तालाप, आप आपस में वार्तालाप करते हैं, तो ये भी मौखिक भाषा का ही उदाहरण है। अंत्याक्षरी करना, आप अंतराक्षरी खूब खेलते हैं तो वो भी एक मौखिक भाषा है। फोन पर वार्तालाप करना, ये आपकी मौखिक भाषा है। भाषण देना, ये भी आपकी मौखिक भाषा है। कविता का पाठ करना आदि मौखिक भाषा के उदाहरण है। बहुत सारे उदाहरण हैं। मौखिक भाषा सरल रूप से सीखी जा सकती है। आप मौखिक भाषा को सरल रूप से सीख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप स्कूल नहीं गए थे लेकिन उससे पहले आप बोलना सीख गए थे। आप स्कूल जब जाता है बच्चा तो उससे पहले वो बहुत सारे शब्दों को सीख चुका होता है, बल्कि उसे लिखना नहीं आता है। उसे शुद्ध रूप से भले ही वो ना बोल पाए, लेकिन वो एक भाषा सीख लेता है जो कि उसके परिवेश की भाषा है, जो उसके घर की भाषा है, जिस भी वातावरण में वो रहता है और जहाँ पर भी वो पला बड़ा है, उस भाषा को वो सीख गया होता है। तो ये आपकी मौखिक भाषा होती है।
और सरल रूप से क्यों सीखी जाती है? क्योंकि हम अनुकरण करते हैं। बच्चा अनुकरण के माध्यम से ही भाषा को सीख लेता है। इसके द्वारा कम समय में अधिक बातें की जा सकती हैं। अब देखिए, वही बच्चा जो बहुत कुछ बोलना सीख चुका होता है, बहुत सारे वाक्यों को मिलाना सीख चुका होता है, लेकिन जब वो स्कूल में जाता है तो उस भाषा का उसे एक लाइन तक खींचनी नहीं आती है, जबकि वो बहुत सारे शब्द बोलना सीख चुका होता है। तो जो मौखिक भाषा है, अनुकरण के द्वारा आप उसको सीख सकते हैं। बट जब आप उसके लिखने की बात आती है, शुद्ध बोलने की बात आती है, उसके लिए आपको व्याकरण की सहायता लेनी पड़ती है, आपको फिर वो उसे लिखना पड़ता है। तो ये जो मौखिक भाषा है वो सरल रूप से सीखी जाती है। तो जो आपकी मौखिक भाषा है, एक तो आप उसे सरल रूप से सीख सकते हो। इसके द्वारा कम समय में अधिक बातें की जा सकती हैं। अब आप किसी से कुछ कह रहे हैं तो आप फटाफट से बोलोगे, जल्दी से बोलोगे, लेकिन जब आपको लिखना हो तो उसमें टाइम लगेगा, समय लगेगा, और आपको पेन भी चाहिए, कॉपी भी चाहिए जिसमें आप लिखोगे, नोटबुक भी चाहिए होगी। तो उसके लिए आपको धन भी खर्च करना पड़ेगा, समय भी आपको ज़्यादा चाहिए। तो ये सरल रूप से सीखी जा सकती है, और इसमें समय व धन की बचत होती है, क्योंकि यहाँ पर ना तो आप किसको किसी पेन की ज़रूरत है, और ना ही आपको किसी अ, समय की यहाँ पर बहुत आपकी बचत हो जाती है। इसके बाद आपकी रिटन लैंग्वेज यानी कि लिखित भाषा आती है। तो भाषा के जिस रूप से मन के भावों एवं विचारों का आदान प्रदान लिखकर और पढ़कर किया जाता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे शिक्षक द्वारा श्यामपट्ट पर लिखना, समाचार पत्र पत्रिकाएं आप पढ़ते हैं, लिखित भाषा आपके सामने होती है, लेकिन वहां से आप खबर को पढ़ते हैं। छात्रों द्वारा पत्र लिखना, ये भी आपके लिखित भाषा है। फैक्स आदि लिखित भाषा के उदाहरण हैं। और जैसा कि हमने बताया कि लिखित भाषा आपकी प्रयत्न पूर्वक सीखी जाती है, यानी कि इसको सीखने के लिए आपको प्रयत्न करने पड़ते हैं, आपको मेहनत करनी पड़ती है जब आप लिखित भाषा को सीखते हो। तो ये भाषा आपकी प्रयत्न पूर्वक सीखी जाती है। लेकिन लिखित मौखिक भाषा को आप सरल रूप से सीखते हैं। तो लिखित भाषा प्रयत्न पूर्वक सीखी जाती है। यह भाषा का स्थायी रूप है। देखो, मौखिक भाषा अस्थायी रूप है। आप अपनी बात को कई बार जो है बदल भी देते हैं। जो आपने स्टेटमेंट दे दिया उसको आप बदल देते हैं मौके के अनुसार, लेकिन जो आप लिख चुके हैं वो बदली नहीं जा सकती है। आपने किसी को लेटर लिखा, उसमें आपने किसी के लिए कुछ लिख दिया, तो वो लिख दिया है, वो आपके सबूत जो है रहेगा। लेकिन आपने जो बोल दिया उस भाषा का, उस स्टेटमेंट को आप बदल सकते हैं, है ना? तो ये तो स्थायी रूप हो गया, जबकि आपका जो मौखिक भाषा है वो अस्थायी रूप है। भाषा का लिखित रूप अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा हम अपने विचारों को लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अब जब आप स्पीच सुनते हैं, ठीक है, वहां पर लाखों लोग रहते हैं, तो वहां पर जो है कोई नेता या हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो क्या करते हैं, स्पीच देते हैं, वहां पर भाषण देते हैं, और सारे लोग, देश के सभी लोग जो है उनको सुनते हैं। तो ये जो है, तो क्या है, इसके द्वारा हम अपने विचारों को लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। देखो, स्पीच तो आपकी मौखिक भाषा में आ जाएगी जब आप भाषण देंगे, लेकिन आपने कोई चीज लिखी, आपके पास जैसे आपकी बुक है, जो आपकी किताब है, और आपकी किताब के जो कुछ पार्ट हैं वो देश के विभिन्न लाखों बच्चों को पढ़ने के लिए जाती है, तो बच्चे उसको पढ़ते हैं, तो वो आपकी लिखित भाषा होती है। ठीक है, तो इसके द्वारा हम अपने विचारों को लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जैसे कभी कोई राइटर कोई बुक लिखता है तो उसका जो है फिर पूरे देश में उसको जो है फैलाया जाता है, सभी जगह उसे पहुंचाया जाता है, और उन विचारों को सभी लोग जो है ग्रहण करते हैं। तो ये आपकी क्या है, लिखित भाषा है। इसके बाद आपकी सांकेतिक भाषा भी आती है, सिंबॉलिक लैंग्वेज। संकेतों द्वारा या इशारों द्वारा मन के भावों और विचारों को व्यक्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा का प्रयोग सभी प्रकार के विचारों को प्रकट करने के लिए नहीं किया जा सकता है। हम अपने सभी प्रकार के विचारों को संकेत के द्वारा प्रकट नहीं कर सकते हैं। कुछ ही विचारों को आप संकेत के द्वारा प्रकट कर सकते हो, लेकिन सभी विचारों को आप संकेत के द्वारा प्रकट या व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप उदाहरण के लिए देखिए, चौराहे पर जब
यातायात के लिए आपने रेड लाइट, ग्रीन लाइट और येलो लाइट देखा होगा। तो जहां पर कोई कुछ बोलता नहीं है, लेकिन उस सिग्नल पर जो है सभी लोग खड़े हो जाते हैं जैसे ही रेड लाइट आती है, यानी कि उनको रोकने का ये संकेत है। या आपने देखा होगा कि हरी झंडी लेकर और रेड लाइट हाथ पर लेकर भी वो सिपाही वहां पर खड़े रहते हैं। तो ये एक सांकेतिक भाषा है, बिना बोले भी वहां पर लोग उस संकेत को समझ जाते हैं। ठीक है ना। तो इसका हिंदी व्याकरण में जो है इसका अध्ययन नहीं किया जाता है, लेकिन जानना जरूरी है। तो विश्व में अनेक भाषाएं प्रचलित हैं, प्रत्येक देश की अलग भाषा होती है। जानते हैं आप, हमारे देश की अलग भाषा है, लेकिन हमारे देश में तो विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। हर क्षेत्र में और हर क्षेत्र के भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है ना। तो अनेक भाषाएं इस पूरे विश्व में प्रचलित हैं। हर देश की अपनी भाषा होती है। इसके माध्यम से वे अपने भाव तथा विचार दूसरे देश के नागरिकों के सामने व्यक्त करते हैं, जैसे अंग्रेजी, जर्मन, रूसी, फ्रेंच, हिंदी, चीनी, स्पेनिश आदि भाषाएं अलग अलग देशों में बोली जाती हैं। विश्व में अंग्रेजी भाषा का प्रथम, हिंदी भाषा का दूसरा। देखिए, पूरे विश्व में अंग्रेजी भाषा का जो है प्रथम स्थान है। ठीक है। और हिंदी भाषा का दूसरा स्थान है और अन्य भाषाओं का तीसरा स्थान है। तो विश्व में यानी कि विश्व स्तर में बोली जाने वाली सबसे ज्यादा भाषा अंग्रेजी है, उसके बाद हिंदी भाषा बोली जाती है। भारत की कुछ भाषाएं, क्योंकि हमने कहा ना हमारा देश विविधताओं का देश है, यहाँ अनेक प्रकार के लोग, अनेक जाति धर्म के लोग, संप्रदाय के लोग रहते हैं, इसलिए यहाँ पर जो है अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। उनका रहना, उनके धर्म अलग हैं, उनकी जातियां अलग हैं, लेकिन फिर भी सब एक हैं। तो भारत विविधताओं का देश है। यहाँ पर अनेक जाति, अनेक धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे महाराष्ट्र में मराठी, बंगाल में बंगाली, असम में असमी, केरल में मलयालम, तमिलनाडु में तमिल, गुजरात में गुजराती आदि। हमारे देश में बोली जाने वाली ऐसी 22 भाषाओं को संविधान में मान्यता प्रदान की गई है, यानी कि हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान है। ठीक है, समझ गए। हिंदी को राष्ट्रभाषा और राजभाषा घोषित किया गया है। भारतीय संविधान में जो 22 भाषाएं हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। सभी भाषाओं को आप लिखेंगे। पहली भाषा आपकी असमी, बंगाली, मलयालम, सिंधी, उर्दू, बोडो, कन्नड़, मणिपुरी, तमिल, उड़िया, गुजराती, नेपाली, कश्मीरी, कोंकणी, डोंगरी, संथाली, मराठी, संस्कृत, मैथिली, हिंदी। ये सभी भाषाएं, ये 22 भाषाएं हैं जो भारत के संविधान में जिनको स्थान मिला है, मान्यता प्राप्त की है इन भाषाओं ने। तो लिख लेंगे सभी भाषाओं को। भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं कुछ इस प्रकार से हैं। असमी हो गई, सिंधी हो गई, कन्नड़, उड़िया, कश्मीरी, कोंकणी, मराठी, बंगाली, उर्दू, मणिपुरी, गुजराती, तेलुगु, डोंगरी, संस्कृत, हिंदी, मलयालम, बोडो, तमिल, नेपाली, पंजाबी, संथाली और मैथिली। ये सभी 22 भाषाएं हैं। तो इनको आप लिखेंगे और याद भी करेंगे कि वो कौन कौन सी 22 भाषाएं हैं जिनको भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त है। चलिए, चलिए ये 22 भाषाएं आपने लिखी। इसके बाद आपकी मदर टंग क्या होती है, यानी कि मातृभाषा क्या होती है।
मातृभाषा का जो शाब्दिक अर्थ है वो है मात्र अथवा माँ, यानी कि माँ या परिवार द्वारा बोली जाने वाली भाषा। तो माँ द्वारा या परिवार द्वारा बोली जाने वाली भाषा को ही हम मातृभाषा कहते हैं। और बच्चा जिस परिवार में पलता है वो बड़ा होता है, उसी परिवार में बोली जाने वाली भाषा को वह सबसे पहले समझना और बोलना सीखता है। तो बच्चा जिस भी परिवार में जन्म लेता है वहाँ की भाषा को वो सबसे पहले सीखता है। यही भाषा उसकी मातृभाषा कहलाती है। ठीक है, तो वही उसके लिए उसकी मातृभाषा हो जाएगी। ठीक है, तो जिस भाषा में वो, जिस परिवेश में उसने जन्म लिया और उसके माता पिता, उसके परिवार के द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा होती है वही उसकी मातृभाषा होगी। चलिए, इसके बाद आती है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या है? मातृभाषा, राष्ट्रभाषा ऐसी भाषा जो देश के अधिकतम लोगों द्वारा बोली व समझी जाती है। अब देखिए, जैसे हमारे देश में 22 भाषाएं तो संविधान में मान्यता प्राप्त की जाने वाली है, बट इसके अलावा भी और बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं। हर क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो असंख्य भाषाएं यहाँ पर हैं, लेकिन हर देश में जो है एक ऐसी भाषा होती है जो देश के अधिकतर लोगों द्वारा बोली जाती है या समझी जाती है। तो राष्ट्रभाषा क्या होती है? किसी भी देश में अधिकतम लोगों द्वारा बोली व समझी जाने वाली भाषा कहलाती है राष्ट्रभाषा। वह उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है। भारत में हिंदी भाषा को ही राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला है, यानी कि हमारी जो राष्ट्रभाषा है वो हमारी क्या है? हिंदी है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बात आते हैं नेशनल लैंग्वेज, यानी कि नेशनल लैंग्वेज होगी आपकी स्टेट लैंग्वेज। नेशनल तो हो गई जो आपके पूरे देश में अधिकतर बोले जाने वाली भाषा आपकी राष्ट्रभाषा कहलाती है। अब हम बात करते हैं स्टेट लैंग्वेज, यानी कि प्रादेशिक भाषा। किसी प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा प्रादेशिक भाषा कहलाती है। उदाहरण के लिए कश्मीर में बोली जाने वाली भाषा कश्मीरी है। इसी प्रकार से कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है, केरल में मलयालम, पश्चिम बंगाल में बंगाली, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, पंजाब में पंजाबी, उड़ीसा में उड़िया, तमिलनाडु में तमिल, हरियाणा में हरियाणवी, उत्तर प्रदेश में हिंदी, महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, मणिपुर में मणिपुरी, असम में असमिया, गोवा कोंकणी और मराठी। ये सभी भाषाएं अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग प्रदेशों की भाषाएं हैं और ये अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो इनको भी आप लिख लेंगे। चलिए, तो यहाँ कुछ प्रादेशिक भाषाओं को आपने लिखा जो अलग अलग प्रदेश में बोली जाती हैं। चलिए, अब इसके बाद आपका आता है राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज। राजभाषा का अर्थ है सरकारी भाषा। इससे तात्पर्य यह है कि सभी सरकारी कामकाज इसी भाषा में किए जाएं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई। इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को पूरे देश में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हम
सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन हमारी हिंदी भाषा को सरकारी भाषा, राज भाषा के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है, चलिए। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर आपने अंतरराष्ट्रीय भाषा, राजभाषा आपने पढ़ी, ऑफिशियल लैंग्वेज, जो आप सरकारी राजकाज में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है अधिकांश रूप से, हालांकि इसमें आपका अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय भाषा, तो इंटरनेशनल लैंग्वेज, जो भाषा विश्व के अधिकांश राष्ट्रों द्वारा बोली जाती है, वह भाषा आपकी अंतरराष्ट्रीय भाषा कहलाती है। जैसे अंग्रेजी को इसीलिए ज्यादा महत्व दिया जाता है ताकि आप इंटरनेशनल लेवल पर जाएं तो वहां आपको भाषा बोलने में, समझने में, लोगों की बातों को समझने में, अपनी विचार प्रकट करने में कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए अंग्रेजी पर ज्यादा फोकस किया जाता है। जो भाषा विश्व की अधिकांश, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजी भाषा विश्व के अधिकांश क्षेत्रों में बोली जाती है, इसलिए अंग्रेजी को महत्व दिया जाता है। ठीक है, तो अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का स्थान प्राप्त है। तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है आपकी अंग्रेजी, और जो आपकी राजभाषा है वो आपकी क्या है? हिंदी। मानक भाषा, अब इसके बाद स्टैंडर्ड लैंग्वेज आती है। देखो, पहले हमने क्या कहा था, जब अब भाषा आई तो भाषा पहले वर्णों के रूप में थी, उससे पहले ध्वनियों के रूप में थी, लेकिन शुरुआत में इनका इतना विकास नहीं हुआ था, तो कुछ इस तरह से लिखा जाता था पहले। ठीक है, कुछ इस तरह से। लेकिन पूरे देश में एक जैसी भाषा हो, एक जैसे वर्ण हो, इसके लिए इन वर्णों का भी स्टैंडर्ड भाषा आई थी, स्टैंडर्ड लैंग्वेज। इनको जो है मानक रूप दिया गया कि सभी जगह यही होगा। ठीक है, तो समय परिवर्तन के साथ भाषा लेखन में विविधता आ जाना स्वाभाविक है। ऐसे में विद्वानों एवं शिक्षाविदों द्वारा भाषा में एक रूपता लाने के लिए भाषा के लिखने का एक रूप निश्चित कर लिया जाता है। यही निश्चित भाषा आपकी मानक भाषा कहलाती है। तो वर्ण का जो अमानक रूप है कुछ इस तरह से है, और शायद आपने पढ़ी नहीं होगी, और आप इस तरह से अब लेते हैं, लिखते हैं वर्ण, तो ये जो है आपकी मानक रूप है। ख को आप पहले इस तरह से लिखते थे, अब यहाँ पर जो है ख को स्टैंडर्ड रूप में, मानक रूप में इस तरह से लिखा जाता है। छ कुछ इस तरह से पहले लिखा जाता था और अब छ को ऐसे लिखा जाता है, यानी इसमें बहुत ज्यादा कोई अंतर नहीं आया है। ठीक है, तो तालव्य स है वो आपकी कुछ इस तरह से लिखी जाती थी, बट अब इस तरह से लिखा जाता है। ध को आप पहले इस तरह लिखते थे। तो ये कुछ मानक शब्द हैं। तो यहाँ आप मानक शब्दों को समझेंगे कि भाषा के जो वर्ण आप लिख रहे हैं मानक रूप, ये शुरुआती दौर में कुछ इस तरह से नहीं थे, उनमें बदलाव आया और बाद में उनको इस तरह से लिखा गया। ठीक है, जैसे भ को पहले इस तरह से लिखा जाता था, ल कुछ इस तरह से लिखा जाता था। ठीक है, ठीक है, अणों को आप इस तरह से लिखते हैं थे, अभी तो हम इस मानक रूप में लिखते हैं। तो ये कुछ मानक वर्ण हैं। तो यानी कि जो भाषा आप पढ़ रहे हैं वो भी आपके मानक रूप में है। ठीक है, चलिए इसके बाद बेटा आपका आता है बोली। तो समय परिवर्तन के साथ भाषा लेखन में विविधता आई। किसी प्रांत के सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा का सामान्य रूप बोली कहलाता है, और बोली भाषा का स्थानीय या क्षेत्रीय रूप है। यानी कि किसी भी क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। सरकारी कामकाज में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। भारत में जैसे कुछ बोलियां हैं, अवधी हो गई, आपकी बिहारी हो गई, भोजपुरी हो गई, गढ़वाली, ब्रज भाषा, अनेक प्रकार की बोलियां भारत में बोली जाती हैं या प्रचलित हैं। ठीक है, अब लिपि क्या होता है, भाषा के बारे में आपने पढ़ा, बोली आपने पढ़ी। अब लिपि क्या होता है, लिपि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपने आज की क्लास में भाषा, लिपि और व्याकरण का जो टॉपिक है ये हमने शुरू किया, जिसमें हमने भाषा के बारे में पढ़ा, भाषा के दो रूपों के बारे में, और तीसरा रूप भी हमने पढ़ा सांकेतिक भाषा। साथ में हमने यहाँ पर बात की भारत के संविधान में 22 जो भाषाएं हैं उनको हमने लिखा। साथ में आपने मातृभाषा पढ़ा, मातृभाषा के बाद आपने राष्ट्रभाषा, नेशनल लैंग्वेज भी आपने पढ़ी,
और प्रादेशिक कुछ स्टेट लैंग्वेज भी आपने यहाँ पर पढ़ी कि अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग भाषाएं बोली जाती हैं। राजभाषा आपने पढ़ी और इंटरनेशनल लैंग्वेज भी आपने पढ़ी। फिर हमने मानक भाषा पढ़ा और बोली के बारे में हमने सीखा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लिपि के बारे में और व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों आज की क्लास में आपने भाषा, लिपि और व्याकरण, तो आप भाषा पढ़ चुके हैं और लिपि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बोली हमने पढ़ी। तो नेक्स्ट क्लास में हम भाषा में व्याकरण की क्या महत्वपूर्ण है, यानी कि हम व्याकरण क्यों कर रहे हैं। जब हम भाषा सीख चुके हैं तो व्याकरण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।